फ्रेंड्स, दुर्गा पाल मैम की क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिनके एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं। बोर्ड एग्ज़ाम में सभी बच्चों को ये डर रहता है कि याद तो हमने कर लिया, सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक का क्या करें, जो वर्तनी की गलतियाँ होती हैं उनका हम क्या करें। तो उन बच्चों के लिए आज की ये क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट है और सभी बच्चे हैं जिनकी गलतियाँ होती ही होती हैं। हिंदी में गलतियाँ होना बहुत ही आम बात है। तो आज का चैप्टर है, क्या आप भी करते हैं हिंदी में ढेर सारी गलतियाँ? तो आज की क्लास आपके लिए ही है, बने रहिएगा क्लास में अंत तक। एक पीरियड में ही आपकी हिंदी की गलतियाँ 100 से 10 पर आ जाएंगी। सुनकर बहुत अच्छा लगा ना? आप सोच रहे होंगे मैम क्या मजाक कर रही हैं, हमारी तो हिंदी की गलतियाँ सुधरती ही नहीं हैं, कितनी कोशिश कर चुके हैं। तो बच्चों, मैं आपको बताती हूँ कि क्या कर सकते हैं जिससे हमारी गलतियाँ कम से कम हों। देखिए, मैं आपको गारंटी नहीं दे रही हूँ कि आपकी सभी गलतियाँ ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन हाँ, हम आपकी गलतियाँ बहुत ही कम रह जाएंगी यदि आप इस क्लास को ध्यान से अटेंड करते हैं। देखिए, पहली बात जिसका आपको ध्यान रखना है, आप अपना बोर्ड एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं और आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर होगा। ज़्यादातर प्रश्नों के उत्तर आपको प्रश्न से ही लिखने शुरू करने हैं, और होता भी यही है। हिंदी का जब हम पेपर लिखते हैं तो प्रश्न का वाक्य लेकर के ही हम उसका उत्तर बनाते हैं। अगर हम निबंध लिख रहे हैं तो शीर्षक वहाँ से लेंगे, अगर हम पत्र लिख रहे हैं तो पत्र में तो बहुत मदद मिलती है। जो क्वेश्चन रहता है पत्र का, उसमें ही बहुत सारे हमारे स्पेलिंग्स होते हैं, तो हम बहुत अच्छे तरीके से वहाँ से अपने पत्र के आधे स्पेलिंग उतार सकते हैं, जो कि बहुत मुश्किल होते हैं। तो ये बात आप गांठ बांध दीजिए कि जब प्रश्न पत्र आपके हाथ में हो तो उसके प्रश्नों से ही आपने बहुत सारे शब्द लेने हैं, ताकि आपके कम से कम वो शब्द तो गलत ना हो। अब देखिए, अगर आप वो भी शब्द गलत लिखेंगे तो एग्ज़ाम चेक करने वाले को ये पता चल जाएगा कि बच्चा मूर्खता कर रहा है। जो शब्द सामने लिखे हुए थे उसके भी इसने स्पेलिंग गलत लिखे हैं। तो ऐसा इंप्रेशन अपना बिल्कुल ना छोड़ें, बिल्कुल सतर्क रहें कि प्रश्न में जितने भी स्पेलिंग्स आए हैं वो एटलीस्ट आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए। तो 50% तो आपका जो गलतियाँ थी वो यहीं पर सुधर जाएंगी। अगली जो बहुत खूबसूरत सी बात है वो ये है कि हिंदी का पेपर देने जा रहे हैं, हिंदी में बिंदी लगा के आए हैं। हिंदी में बिंदी का बहुत महत्व रहता है बच्चों। तो आपको ध्यान रखना है कि जिस भी शब्द पर बिंदी लगती है वहाँ पर आप बिंदी ज़रूर लगाएं, क्योंकि बच्चे बिंदी लगाने से बचते हैं और उसको व्यर्थ मानते हैं, लेकिन बिंदी के बहुत से नंबर आपके कट सकते हैं। इसलिए हिंदी में बिंदी ज़रूर लगा करके आएँ, मतलब जिस शब्द की वर्तनी में बिंदी ज़रूरी है वहाँ पर बिंदी लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। पढ़ते वक्त बड़े ध्यान से उच्चारण कीजिए। छोटे ऊ के लिए कम आवाज़, बड़े ऊ के लिए ज़्यादा आवाज़। जैसे 2 शब्द का मैं उदाहरण देती हूँ आपको। पुलकित, पूरा। तो पुलकित में छोटा ऊ है, छोटी आवाज़ आई पुलकित, और पूरा बड़ा ऊ है तो पूरा बड़ी आवाज़ आती है। तो इस तरह से आपको ध्यान लगाना है कि छोटे ऊ के लिए छोटी आवाज़ निकाल कर पढ़ना है और बड़े ऊ के लिए बड़ी आवाज़ निकाल करके पढ़ना है। जब आप उच्चारण का ध्यान रखेंगे तो लिखते वक्त भी आपको समझ में आएगा कि इसमें छोटी आवाज़ आ रही है तो छोटा ऊ लगेगा, बड़ी आवाज़ आ रही है तो बड़ा ऊ लगेगा। इसी तरह से आवाज़ें निर्भर करती हैं सारी मात्राओं पर, चाहे ऊ है, ए है, ई है, कोई भी मात्रा है, उसके लिए छोटी और बड़ी आवाज़ का अंतर आप जरूर रखें। तो पढ़ते हुए ध्यान रखें उच्चारण का। अब पढ़ तो रहे हैं, आप अपना सिलेबस तैयार कर रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम आ रहे हैं, एग्ज़ाम देने हैं, अपने क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, स्कूल में से होमवर्क मिला है वो भी पढ़ रहे हैं, तो पढ़ तो रहे ही हैं आप। तो आप क्या करें कि जितना भी आपने पढ़ा आज के दिन में, आधा घंटा पढ़ा, 10 मिनट पढ़ा, 20 मिनट पढ़ा, बस उसके लास्ट के 1-2 मिनट आप रख लें, चाहे अपने मोबाइल में ही ले लें, उसे डिक्टेशन लिख लें। जो भी आपने पढ़ा था, जो भी चैप्टर आज तैयार किया है आपने अगले एग्ज़ाम के लिए, उस चैप्टर के जो भारी भारी शब्द थे उनको डिक्टेशन में ज़रूर लिख लें। 10 लिख लें,
ज़्यादा ही है तो 20 लिख लें, कम करना है तो 10 लिख लें, सिर्फ 10 शब्द लिखें और तुरंत उन्हें चेक भी कर लें। तो इस तरह से क्या होगा कि उस पाठ के वो भारी शब्द, मुश्किल शब्द आपके उसी टाइम तैयार हो जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा सजेशन है एक, कि जब भी आप पढ़ें कुछ तो 1-2 मिनट डिक्टेशन में ज़रूर लगा लें। ये बहुत बढ़िया सुझाव है आपके लिए कि टीचर नहीं बने तो फिर क्या बने। देखिए इस फ्रेज़ का क्या मतलब है। जब आप पढ़ते हैं, आपने एक रीडिंग की, आपको इसने क्वेश्चन याद किया, आपने स्पेलिंग याद किया, डिक्टेशन ले ली, लेकिन आपको फिर भी लग रहा है कि नहीं ये स्पेलिंग तो मैं भूल जाऊंगा, बहुत मुश्किल है, मुझे नहीं लिखना आ रहा है। तब आप क्या करें कि काल्पनिक तौर पर, मतलब दिमाग में कहानी बनाते हैं ना जैसे बच्चे, तो दिमाग से सोच लें कि मेरे बगल में एक मेरा छोटा भाई है, मेरा दोस्त है, या एक मेरा स्टूडेंट बैठा है और मैं उसका टीचर हूँ। बस टीचर बन जाएं आप, और क्या करें कि जो स्पेलिंग आपको नहीं आ रहे उससे लिखवाएं, या उसको बताएं कि देखो इसको ऐसे लिखते हैं, ये करना है हमें। तो जब आप उससे लिखवाएंगे या उसको पढ़ाएंगे, उसको बताएंगे कि इसे ऐसे लिखना है, तो उसके बाद फिर आपका वो स्पेलिंग कभी भी गलत नहीं होगा। जैसे कुछ शब्द हैं हिंदी में जिनमें आधा अक्षर आता है। जैसे एक उदाहरण देती हूँ मैं आपको, उज्ज्वल। उज्ज्वल में दोनों ज आधे होते हैं। संन्यास, संन्यास में बिंदी भी लगती है ऊपर और आधा न भी होता है। मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ संन्यास कैसे लिखा जाता है। ये है संन्यास की स्पेलिंग, और उज्ज्वल लिखा जाता है इस तरह से। तो आप क्या करें कि जो काल्पनिक रूप में आपने अपने दिमाग से अपना स्टूडेंट बिठा रखा है उसे समझाएं कि देखो संन्यास ऐसे लिखना है, बिंदी लगानी है, आधा नौ लिखना है, उज्ज्वल ऐसे लिखना है। एक नहीं, 2 जो आएंगे और दोनों ही आधे आएंगे। जब आप टीचर बन करके किसी को पढ़ाने की एक्टिंग करेंगे ना, तो उन शब्दों को फिर आप कभी नहीं बोलेंगे। अगला सुझाव है आपके लिए कि आपने याद तो कर लिया, पर क्या आपने अंडरलाइन भी किया था। कई बच्चों को आदत होती है वो हाइलाइटर्स हाथ में रखते हैं और जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उसे पूरा हाईलाइट करते चले जाते हैं, पूरी लाइन को, पूरी किताब को लाल पीला नीला किया होता है उन्होंने। इतना भी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आप किसी भी प्रश्न का उत्तर याद कर रहे हैं, कोई विज्ञापन पढ़ रहे हैं, कोई निबंध पढ़ रहे हैं, अनुच्छेद पढ़ रहे हैं, पत्र पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं आप, तो उसमें जो भी शब्द आपको मुश्किल लग रहा है उसे अंडरलाइन जरूर कर लें, क्योंकि जब आप अंत में डिक्टेशन करेंगे तो उन्हीं शब्दों का करें। इससे क्या होगा कि आपके वो शब्द तैयार हो जाएंगे जो आपको नहीं आ रहे हैं और जो आपको परेशानी दे रहे हैं, जो थोड़े से आपको मुश्किल लग रहे हैं, वो शब्द आपने अंडरलाइन किए हैं और उन्हीं का आप डिक्टेशन कर रहे हैं, उन्हीं की वर्तनी तैयार कर रहे हैं, वही अपने स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं। तो इस तरह से आपकी जो मुश्किलें हैं वो अपने आप से आसान हो जाएंगी। आप लोगों को अक्सर घर में मम्मी पापा बड़े या आपके टीचर्स कहते होंगे कि एक पेज सुलेख लिखिए, प्रतिदिन लिखिए एक पेज सुलेख। बच्चे ये सुनते सुनते थक जाते हैं कि एक पेज सुलेख लिखना है, लेकिन एक पेज सुलेख लिखने का तरीका क्या है ये कोई आपको नहीं बताता है। सुलेख का मतलब ये नहीं है कि आपने किताब खोली और उसका एक पेज निकाल करके धीरे 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 लिखते चले गए। अगर हमारी हैंडराइटिंग अच्छी है ही नहीं तो हमारा सुलेख कैसे अच्छा बनेगा। तो उसके लिए सजेशन क्या है आपके, देखिए। जैसे मैंने क लिखा, तो क लिखने के लिए मैं सिर्फ क की शेप को, फॉर्मेशन को बदलूंगी। जैसे मैं क पहले से लिखती थी वैसा नहीं, उसको और अच्छे ढंग से मैं कैसे बना सकती हूँ, ये करने के लिए मुझे क का फॉर्मेशन सुधारना है। जब आप सुलेख लिख रहे हैं तो उसको किताब में से एज इट इज़ कॉपी में नहीं उतारना है। पूरा पेज लिखने से सुंदर हैंडराइटिंग नहीं बनती बेटा। आपको अगर अपनी हैंडराइटिंग सुधारनी है तो अक्षरों को सुधारना पड़ेगा, फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर आपको सुधारना पड़ेगा। जैसे मैंने आपके लिए यहाँ एग्जाम्पल लिखा है, क लिखा है, अ लिखा है, त लिखा है, तो अगर आप सुलेख कर रहे हैं तो आप क की फॉर्मेशन को सुधारें कि मुझे क ऐसे लिखना है और आगे मैं क को इसी तरह से लिखूंगा। तो इस तरह से आपका सुलेख बनेगा। सारे के सारे अक्षर एक साथ सुंदर बनाने की कोशिश में कुछ भी नहीं सुंदर बनेगा, इसलिए एक अक्षर को सुंदर बनाएं, 2 अक्षर को सुंदर बनाएं, धीरे 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 करके आपका लेख सुधर जाएगा। देखिए बेटा, मैं आपको आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ कि किस तरह से आप अपनी गलतियों को कम से कम कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या है कि जब आप अपने पाठों को तैयार कर रहे हैं, पाठ पढ़ रहे हैं, तो हर पाठ में कुछ कीवर्ड्स रहते हैं, कुछ कीवर्ड्स होते हैं, मतलब कि 4-5 शब्द ही ऐसे होते हैं जिनके ऊपर पूरा पाठ निर्भर करता है।
जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में, वो सारे के सारे क्वेश्चन इन्हीं शब्दों पर आधारित होते हैं। पूरा पाठ कितना भी बड़ा हो, उस सारे पाठ को रटने की ज़रूरत हमें नहीं होती है, बस हमने उसमें से निचोड़ निकालना होता है। कुछ 10 या 12 शब्द आपके निकल के आएंगे जो हर क्वेश्चन के आंसर में यूज़ होंगे। तो आप उन शब्दों को पहचानने की कोशिश करें कि इस पाठ में थीम क्या है, कौन से की वर्ड्स हैं इस पाठ में जो हमारे हर प्रश्न के उत्तर में प्रयोग हो जाएंगे। तो उन शब्दों को जानना जरूरी है। उन शब्दों को आप जान लेंगे तो सिर्फ उनकी ही वर्तनी आपको सुधारनी है। पूरे पाठ में जो शब्द लिखे हैं उनको देखना नहीं है, सिर्फ वो जो 8 और 10 शब्द हैं जो हर प्रश्न के उत्तर में आने वाले हैं, सिर्फ आपको उन्हीं की वर्तनी को सुधारने की कोशिश करनी है। अगली बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि गलती की गुंजाइश कहाँ पर है। आपको ये ध्यान रखना है कि जो आप प्रश्न उत्तर तैयार कर रहे हैं, जो भी पाठ आप तैयार कर रहे हैं, जो भी पोर्शन आप तैयार कर रहे हैं, उसमें आपसे गलती कहाँ कहाँ हो सकती है। कुछ पर्टिकुलर स्पेलिंग्स होते हैं जिसमें हमारी गलती होती ही होती है, तो उन स्पेलिंग्स को ध्यान से देखिए। कुछ ऐसी जगहें हैं एग्ज़ाम लिखते हुए, जैसे बिंदी लगाना हम भूल जाएं, कोमा लगाना भूल जाएं, फुल स्टॉप लगाना भूल जाएं, या ऊपर लाइन खींचना भूल जाएं। ये कुछ गलतियां ऐसी हैं जिन पर हमारी गलती होती ही होती है। तो यहाँ ध्यान लगाना है कि गलती की गुंजाइश है कहाँ पर, तो उस जगह को, उस चीज़ को आपने ठीक करना है जहाँ पर आपकी गलतियाँ ज़्यादा हो रही हैं। 3 चीज़ें मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, जो 3 स्पेलिंग जो हम देखते हैं क्लास में बच्चे सबसे ज़्यादा गलती करते हैं इन 3 स्पेलिंग्स में। ये 3 शब्द अगर आप सुधार लें तो आपकी 50% स्पेलिंग्स अपने आप ही सुधर जाएंगे। वो गलतियाँ कौन सी हैं देखिए। ये गलतियाँ हैं की और की, बड़ी की मात्रा, और हैं और हैं। ये 3 गलतियाँ हैं जो बच्चे बहुत ज़्यादा करते हैं। पहला तो है छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा। अब ये छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा कहाँ पर प्रयोग होती है, देखिए। छोटी की मात्रा वाला की आता है, उसने कहा कि यहाँ पर छोटी की मात्रा वाला की आएगा, और बड़ी की मात्रा वाला की आता है डन। इंग्लिश में कहते हैं डन, कर लिया, काम हो गया। तो जहाँ पर कार्य खत्म हो रहा है, कार्य की समाप्ति की पुष्टि हो रही है, वहाँ पर बड़ी की मात्रा का की आता है। रिलेशन और डन, काम होने के संदर्भ में या फिर रिश्ते में, इन दोनों में बड़ी ई की मात्रा आती है। अरुण की बहन याशिका, तो यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा आएगी डन। स्मृति ने मेरी शिकायत की, तो यहाँ पर बड़ी ई आएगी। उसने कहा कि, आगे एक और वाक्य है तो छोटी की मात्रा आएगी। अब देखते हैं आगे। और पहला जो और है एक मात्रा का और, वो तरफ के लिए प्रयोग होता है। तरफ यानी साइड, वो इस ओर आ रहा है। औ की मात्रा वाला जो और है वो सीता और राम, यानी कि एंड के भाव में, और एंड के लिए प्रयोग होता है औ की मात्रा, और ओ की मात्रा वाला तरफ के लिए प्रयोग होता है। अगले 2 शब्द हैं जिनमें बच्चे अक्सर गलती करते हैं, है और हैं। ये देखिए, इस है में बिंदी है और ये है बिना बिंदी का है। तो बिना बिंदी का जो है वो एक वचन, और जो बिंदी वाला है वो बहुवचन के लिए प्रयोग होता है। और है वाला जो बिंदी वाला है वो आदर के लिए भी प्रयोग होता है। जैसे मेरे पिताजी आए हैं, बिंदी लगेगी। पिताजी रेस्पेक्टफुल हैं, बड़े हैं, उन्हें आदर देना है, इसलिए बिंदी आएगी। राम आ रहा है, एक बिना बिंदी के, एक वचन है तो बिना बिंदी वाला। और बहुत सारे हैं, लड़के चले आ रहे हैं, तो यहाँ पर बिंदी लगेगी, बहुवचन के लिए बिंदी लगेगी। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, आपने बचपन में श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द पढ़े होंगे जो सुनने में तो एक जैसे लगते हैं लेकिन बोलने में और लिखने में वो अलग होते हैं, उनके अर्थ अलग होते हैं बिल्कुल ही। तो अगर आप एक बार उस लिस्ट को पढ़ लें तो आपको ऐसे बहुत सारे शब्द मिल जाएंगे। मैंने तो सिर्फ 3 का उदाहरण लिया है, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिन्हें बच्चे एक मात्रा की वजह से बिल्कुल ही अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। तो ये गलतियाँ किसी से भी हो सकती हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है बस। अब देखिए, कुछ ऐसे शब्द हैं जिन्हें लिखने में बच्चे अधिकतर गलती करते हैं।
कुछ शब्द मैंने यहाँ पर लिए हैं, उन्हें आप देख लीजिए। अक्सर गलती इन्हीं शब्दों में होती है। 2 शब्द मैं आपको इससे पहले बता चुकी हूँ, वो था संन्यास और उज्ज्वल, जो थोड़े से हटके होते हैं, जिनके स्पेलिंग थोड़े हटके होते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ शब्द लिए हैं मैंने, जैसे गृहस्थी। गृहस्थी में बच्चे क्या करते हैं, ये रॉ लिख देते हैं ऐसे, गृहस्थी, जबकि गृहस्थी में री है, ये री की मात्रा है, रॉ की मात्रा नहीं, रॉ की मात्रा नहीं है, इसलिए ये ध्यान लगाना है। दूसरा कृपया, कृपया में बच्चे क्या करते हैं, आधा पौ लिख देते हैं, कृपया, तो ये कृपया नहीं होता, कृपया होता है। अगला है अध्ययन, लिखते हैं एक ही यो लिख देते हैं बस, अध्ययन, तो ये अध्ययन नहीं है, अध्ययन है। स्वास्थ्य में बच्चे अंत वाला यो नहीं लगाते हैं, इस तरह से स्वास्थ्य लिख देते हैं, जबकि स्वस्थ और स्वास्थ्य में अंतर है, स्वास्थ्य नहीं लिखा जाता है। तो इन गलतियों को बच्चों को ध्यान से समझना है। अगला है धन्यवाद, जो अक्सर आपको लिखना होता है, पत्र आता है आपका या फिर स्ववृत्त आता है, स्ववृत्त में या पत्र में आपको धन्यवाद लिखना होता है। तो धन्यवाद के स्पेलिंग देख लीजिए, ये है, इस तरह से ही धन्यवाद लिखना है। ये मुश्किल से 8-10 शब्द हैं बेटा, अगर आप इन 8-10 शब्दों को अच्छे से लिखना सीख लें, यहीं से इसी क्लास में आप सीख लें इन्हें, तो आपको ईजी हो जाएगा। परीक्षा, परीक्षा बच्चे क्या करते हैं, छोटी की मात्रा लगाते हैं। ये दोनों शब्द जो हैं आपके पत्र में और स्ववृत्त में बहुत प्रयोग होते हैं। परीक्षा में छोटी की मात्रा लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। पर छोटी की मात्रा का मतलब होता है कीचड़, और परीक्षा बड़ी की मात्रा का मतलब होता है एग्जाम। तो फ़र्क है, बहुत फ़र्क है दोनों में, अंतर में सिर्फ एक मात्रा का अंतर कर देने से। अगर आप श्रुति संभिन्नार्थक शब्द पढ़ लेते हैं तो इस तरह के बहुत से शब्द आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। मैंने कुछ ही शब्द आपके लिए लिए हैं जो कि मुझे आपके लिए इम्पॉर्टेंट लगे हैं। तो ये शब्द भी अगर आप ध्यान से देख लें, इन्हें अभी भी अपनी कॉपी में नोट कर लें, तो आपकी काफ़ी हद तक की समस्या सॉल्व हो जाएगी। अब देखिए, हिंदी को सुधारने के लिए हमें कौन कौन से काम करते रहने चाहिए। ये तो कुछ इंस्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। नियमित पढ़ाई करें। आप ये मत समझें कि हिंदी बहुत ही इजी सब्जेक्ट है और हम बड़े आराम से कर लेंगे, नहीं। जो पब्लिक स्कूल्स के बच्चे होते हैं, इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे होते हैं, उनकी हिंदी ही सबसे पुअर होती है। बहुत कम परसेंटेज होती है बच्चों की जिनकी हिंदी बहुत अच्छी हो, लेकिन क्योंकि सारे सब्जेक्ट वो इंग्लिश में पढ़ रहे हैं और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट उनको हिंदी पढ़ना है, और उस पर भी वो सोचते हैं कि बहुत ही सरल है, उसको पढ़ने बिल्कुल भी टाइम नहीं देते हैं। रेगुलर स्टडीज़ में हिंदी का नंबर आता ही नहीं है। ऐसा ना करें, नियमित पढ़ाई करें। चाहे आप इस सब्जेक्ट को सिर्फ 10 मिनट दें, बाकी को आप 1 घंटा दे रहे हैं तो इसे 10 मिनट दें, लेकिन पढ़ें ज़रूर। आपका मन नहीं लग रहा किताब पढ़ने, तो फिर आप क्या करें, समाचार पत्र पढ़ लें, कोई मैगजीन पढ़ लें, लेकिन पढ़ें ज़रूर। और जब पढ़ें तो उसकी भाषा को समझ करके पढ़ें, उसकी स्पेलिंग्स जो आपको मुश्किल लग रहे हैं उसे अंडरलाइन करके पढ़ें, ताकि आपकी समझ में कुछ बढ़ोतरी हो, कुछ कम ना हो, बढ़े कुछ आपका। लेखन अभ्यास, कंप्यूटर युग के बच्चे हो आप लोग तो ज़्यादा तो लिखते नहीं हो, लेकिन क्या करना है कि मोबाइल पे संदेश भेज रहे हैं ना अपने फ्रेंड्स को, तो एक ट्रेंड चलाइए ना, हिंदी में संदेश भेजिए ना, कितना बढ़िया लगेगा, मज़ा आएगा हिंदी में लिखने में भी। आप क्या करते हैं कि हिंदी में लिखते हिंदी में है, लेकिन उसे लिखते रोमन में है। मतलब किसे लिखना है तो KISE लिखेंगे, मत लिखिए ना, क लिखिए ना, ई की मात्रा लगा के 100 में ए की मात्रा लगा दीजिए, हो गया किससे। तो आप हिंदी का कीबोर्ड तो आपके मोबाइल में होगा ही, कम से कम मैसेज से शुरू कर दीजिए, तो उससे क्या होगा कि आपकी वर्तनी जरूर सुधर जाएगी। दैनिक डायरी लेखन, निबंध या ब्लॉगिंग कर रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं आप, तो उसे हिंदी में लिखना शुरू कीजिए। और देखिए, आप तो फैशन चल रहा है, आ रहा है, लोग जागरूक हो रहे हैं हिंदी के प्रति, और इसमें भी अपनी शान समझ रहे हैं कि हमें शुद्ध हिंदी बोलनी और लिखनी आती है। तो आप भी इस ट्रेंड का एक हिस्सा बनिए। जो हमारी संस्कृति है उसे जीवित करने में अपना प्रयास भी लगाइए थोड़ा, और इससे आपका जो अपना व्यक्तित्व है वो भी जरूर निखरेगा। आगे है, हिंदी फिल्में और नाटक देखें। आपको पढ़ना नहीं अच्छा लग रहा है तो कम से कम देख करके सुन करके ही सीख लेंगे आप। हिंदी की फिल्में तो देखते ही होंगे, तो ध्यान लगाइए ना, उसके जो डायलॉग्स रहते हैं, जो भी संवाद वहाँ पर बोले जा रहे हैं, उन्हें ध्यान से सुनिए कि किस तरह से बोला जा रहा है, उच्चारण किस तरह से किया जा रहा है। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि हिंदी फिल्मों में सारे उच्चारण सही होते हैं, लेकिन फिर भी भाषा को आप वहाँ से सुन करके समझ सकते हैं। उसके बाद अपने दोस्तों के साथ बैठ कर के उसके संवादों का विश्लेषण कर लें, उसकी भाषा के उच्चारण की आपस में तर्क वितर्क हो जाए, एक बार विवाद हो जाए आप लोगों का कि कैसी भाषा थी, कैसा संवाद था, कैसा उच्चारण था, तो उससे आपको फ़ायदा मिल जाएगा।
कुछ सीखने समझने की शक्ति भी आपकी बढ़ जाएगी। तो बेकार के विवाद करने से तो अच्छा है इस तरह के विवाद कर लें आप। हिंदी के समाचार जरूर सुने। समाचार सुनेंगे तो करंट अफेयर्स की जानकारी आपको रहेगी और दो चार लोगों के बीच में बोलने लायक भी आप रहेंगे कि आपको इतना सब कुछ पता है। और समाचार सुनने से आपको भाषा का भी ज्ञान हो जाएगा। भाषा की जो प्रवाहिता है और शब्दावली है वो भी सुधर जाएगी। प्रवाहिता का मतलब है कि फ्लो में जब आप किसी भाषा को बोलते हैं और जो आपकी भाषा में आपको शब्द समझ में नहीं आते हैं, जैसे हम लोग क्लासरूम में भी देखती हूँ मैं कि क्लास में बच्चे कहेंगे इंग्लिश का एक शब्द बोल के कहेंगे मैम इसकी हिंदी बता दीजिए, तो अब वहाँ से आपको हिंदी के शब्दों का भी ज्ञान हो जाएगा। हिंदी सीखनी है तो हिंदी की एक डिक्शनरी भी रख लें। अगर कोई ऐसा शब्द आपके सामने आ गया है, सुनकर पढ़ कर के आपको कहीं से कोई ऐसा शब्द मिल गया जिसका आपको अर्थ नहीं आ रहा है, ढूंढिए ना फटाफट डिक्शनरी में से, आपको उसका अर्थ मिल जाएगा और फिर वो शब्द आपको कभी नहीं भूलेगा। आप सोच रहे हैं, जब आप कोई ऐसा प्रोसेस कर रहे हैं जिसमें आपको सोचना है तो इंग्लिश के शब्दों में नहीं, हिंदी के शब्दों में सोचिए उसे। हिंदी में सोचने की आदत डालेंगे तो आपका हिंदी पे जो पकड़ है वो भी बढ़ेगी। अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ हिंदी में संवाद करें। भाई स्कूल में तो नहीं कर सकते, अगर आप पब्लिक स्कूल में हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में हैं तो आपको फाइन भी हो सकता है कि आप हिंदी में क्यों बोल रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट इतना तो करें कि हिंदी के पीरियड में तो हिंदी में ही बोलें, उसमें इंग्लिश में बोलने की कोशिश ना करें। इससे आप जितना ज़्यादा बोलेंगे किसी भाषा को उतने ज़्यादा शब्द आपके पास आएंगे। जब आप एग्ज़ाम लिखने बैठेंगे तो फ्लो में लिखते चले जाएंगे क्योंकि आपके पास शब्द हैं, आपके पास भंडार है उसका। लेकिन अगर आप इंग्लिश में ही बात करते हैं, इंग्लिश मूवी देखना पसंद करते हैं, इंग्लिश में ही मैसेजेस कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स को और इंग्लिश ही बोल रहे हैं, तो फिर तो आपको हिंदी की जो वर्तनी है, हिंदी का जो कोश है आपके पास वो अति संकुचित हो जाएगा और आपको जब एग्ज़ाम लिख रहे हैं उस समय शब्द याद आएंगे ही नहीं, तो बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। तो इसलिए हिंदी में बातचीत करना भी शुरू करें। हिंदी साहित्य का अध्ययन करें। बहुत सारे ऐसे कवि हैं जिन्होंने हिंदी में बहुत अच्छी रचनाएं की हैं और उनकी वही रचनाएं, वही कविताएं हिंदी फिल्मों में, गाने में आ गई हैं और वो गाने बहुत फेमस हो रहे हैं। तो आप उस साहित्य का अध्ययन करें जिस तरह का साहित्य आपको पसंद। अगर आप धार्मिक साहित्य पढ़ना चाहते हैं, अगर आप हास्य साहित्य पढ़ना चाहते हैं या आप कविताएं पढ़ना चाहते हैं, कहानियां पढ़ना चाहते हैं, जैसा आपका इंटरेस्ट है उस तरह के साहित्य की आपको ज़रूर अध्ययन करना चाहिए। देखिए यहाँ पर भी ये अध्ययन शब्द लिखा हुआ आ गया ना, जो मैंने आपको अभी बताया था कि 2 य होते हैं इसमें और गलती ना करें। तो इस तरह से जब आप पढ़ रहे हैं ना तो पढ़ते पढ़ते आपको देखिए यहाँ पर विविधता आ गया है, गहराई आ गया है, लेखकों आया है जिसमें बिंदी लगी हुई है। तो इस तरह के शब्द जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको वहाँ पर मिलेंगे। व्याकरण का अध्ययन तो आपको करना ही पड़ेगा। हिंदी व्याकरण में कुछ नियम भी बने हुए हैं, उन नियमों का भी आप अभ्यास कर लें। कहाँ पर आपको विराम चिन्ह लगाना है, कहाँ अल्प विराम लगाना है, कहाँ उद्धरण चिन्ह लगाने हैं, कहाँ योजक चिन्ह लगाने हैं। अभी जो मैं बोल रही हूँ शायद मुश्किल लग रहा हो तो एक बार आप हिंदी व्याकरण की किताब उठा करके देखें, उसमें सब कुछ दिया होगा। इन चीज़ों का अध्ययन करें जिससे आपकी वर्तनी अपने आप ही सुधरती चली जाएगी। तो ये कुछ सुझाव थे। अगर आप हिंदी में गलतियाँ करते हैं तो इन सुझावों पर ज़रूर विचार करें तो आप अंत में हो जाए एक रैपिड रिवीजन। छोटे छोटे टॉपिक्स पर ध्यान दें। अपने जो प्रश्न उत्तर हैं बहुत लंबे उत्तर ना लिखें, छोटे उत्तर लिखें, एग्ज़ाम में गलतियां कम होंगी। दूसरा है कि आप जो भी रिवीजन कर रहे हैं उसमें अंडरलाइन कर लें। अंडरलाइन किए हुए शब्दों का डिक्टेशन कर लें। डिक्टेशन किए हुए शब्दों को ज़रूर चेक कर लें। खुद अगर ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है तो अपने इमेजिन में एक दोस्त को बिठाकर, एक शिष्य को बिठा करके उसे पढ़ाने का नाटक करें, जिससे आपको अपनी चीज़ें देर तक याद रहेंगी। की, और, हैं इनका प्रयोग सोच समझ करके करें। हिंदी भाषा को लिखते हुए विराम चिन्हों का सही प्रयोग करें। बिंदी उचित स्थान पर जरूर लगा लें, जहाँ जहाँ बिंदी लगेगी। आप देख रहे होंगे सामने इस समय आपके स्क्रीन पर जितने भी शब्द हैं, मोस्ट ऑफ द वर्ड्स में बिंदी लगी हुई है। जितने भी शब्द यहाँ लिखे हुए हैं देखिए आप, हिंदी में बिंदी है, में है, सोचे में है, बोले में है, अंग्रेजी में है, में है, तो बहुत सारे शब्दों पर बिंदी है। तो इस तरह से बिंदी को इग्नोर ना करें, बिंदी को जरूर लगाएं। आप अपनी लेख सुधारना चाहते हैं तो सिर्फ एक एक अक्षर को लिखने की कोशिश करें, जिससे आपका लेख बहुत सुंदर हो जाएगा।
तो ये कुछ सुझाव थे आपके जिन पर आपको ध्यान देना है और आप इससे आपकी हिंदी की वर्तनी बहुत सुधर जाएगी। आने वाले एग्ज़ाम में आपको इसका बहुत फ़ायदा होगा। तो बने रहिएगा दुर्गापाल मैम की क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू। प्लीज़ like, share and subscribe my channel and don't forget to drop a lovely comment. Thank you.